आदरणीय सभी विधायकगण, मेरी पार्टी के पदाधिकारीगण, यात्रा में उपस्थित सारे देश के कोने कोने से जुड़े हुए युवा साथी, बंधु भाई और बहनों, दोस्तों, सरदार 150 की जन्म जयंती मोदी जी ने देश में 2 साल तक मनाने का आयोजन करा है और सरदार 150 2 साल मनाने के उपलक्ष्य में सारे देश में 1500 से अधिक 750 डिस्ट्रिक्ट में एक एक दिन की पदयात्रा का आयोजन करा गया और इस पदयात्रा में सरदार साहब के जीवन कवन के बारे में, सरदार साहब के आजादी की लड़त में कंट्रीब्यूशन के बारे में और सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसका जो समर्पण रहा है, उसके बारे में बातचीत हुई है। दोस्तों, राष्ट्रीय पदयात्रा सरदार साहब के पैतृक गांव करमसद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर 150 किलोमीटर का आयोजन करा गया। इस पदयात्रा में सारे देश से हजारों की संख्या में युवा इस पदयात्रा में जुड़ने के लिए आए हैं। इस पदयात्रा आज तीसरे दिन में बड़ौदा जिला में प्रवेश कर चुकी है। इस पदयात्रा का संदेश है, भारत एक रहे, भारत श्रेष्ठ बने, भारत आत्मनिर्भर बने। लेकिन भारत की एकता का संदेश हमको कौन देंगे? भारत की एकता का प्रतीक कौन है? एक भारत का शिल्पी कौन है? दोस्तों, उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल से हमारा न्यू जनरेशन, देश के युवा सरदार साहब से प्रेरणा ले, अपने जीवन में सरदार साहब से प्रेरणा लेके मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। हमें आत्मनिर्भर बनना है। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनाना है। लेकिन ये विकसित भारत का लक्ष्य को हासिल करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें सरदार साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेना है। दोस्तों, एक कौन सरदार साहब थे जिन्होंने 562 रियासत एक करके एक भारत का निर्माण करा? इतिहास गवाह है, 1885 में जर्मनी में एक मिनिस्टर हुआ, उसका नाम हुआ करता था ब्रूक मार्क्स। उन्होंने 8 जर्मनी को एक करके एक जर्मन बनाया था। लेकिन इतिहास में ऐसा लिखा गया कि जो काम जर्मनी में हुआ था वो काम सरदार पटेल ने करा। जी नहीं, उन्होंने तो 8 जर्मनी को एक करके एक जर्मनी बनाया था। सरदार साहब ने 562 रियासत को एक करके एक भारत बनाया। दोस्तों, इस सरदार साहब एक आदर्श सत्याग्रही थे। जब वो देश की आजादी की लड़त में सत्याग्रह का हथियार, सत्याग्रह का वेपन महात्मा गांधी जी ने उठाया, तो उस वक्त महात्मा गांधी के निर्देश पर जब देश में, गुजरात में सूखा पड़ा था और बारडोली क्षेत्र में अंग्रेज सरकार ने रेवेन्यू बढ़ा दिया था, टैक्स लगाया था। ये टैक्स सूखा की स्थिति में नहीं लेना चाहिए, ऐसा आंदोलन चलाया था। और उस वक्त ये आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी ने सरदार साहब को भेजा था। सरदार साहब ने अंग्रेजों को आह्वान करा कि जब तक आपका टैक्स माफ नहीं करेंगे, रेवेन्यू माफ नहीं करेंगे,
तब तक किसान रुकेगा नहीं, किसान झुकेगा नहीं। और किसान में आत्मनिर्भरता का, किसान में स्वाभिमान तो निर्माण करा ही करा, लेकिन एक किसान के स्वाभिमान ने अंग्रेजों को झुका देने का नेतृत्व करने वाला कोई नेता हो, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल से दोस्तों। एक आदर्श सत्याग्रही, खेड़ा सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह से सरदार साहब को सरदार का बिरुद प्राप्त हुआ। सरदार साहब एक उत्तम प्रशासक थे, एक आदर्श शासक कैसे होता है ये भी सरदार साहब ने जब अहमदाबाद के मेयर हुआ करते थे तब सिद्ध करा। और उस वक्त पहली बार टाउन प्लानिंग का कंसेप्ट लागू करके अहमदाबाद को एक आदर्श सिटी बनाने के लिए प्रयास करा। आपने देखा होगा, आप में से कोई जाएंगे तो अहमदाबाद में एक विक्टोरिया गार्डन है दोस्तों। आजादी की लड़त चल रही थी, अहमदाबाद का मेयर बन चुके थे। अंग्रेज के राज में दोस्तों विक्टोरिया गार्डन का नाम उन्होंने उस वक्त आजादी के लड़वैया और उस वक्त आजादी की लड़त को प्रोत्साहित देने वाले हमारे लोकमान्य तिलक के नाम से लोकमान्य तिलक गार्डन करा था। ऐसा ही नहीं, सरदार साहब ने उस वक्त कहा कि लोकमान्य तिलक गार्डन का इनॉग्रेशन महात्मा गांधी करेगा। महात्मा गांधी ने उस वक्त लोकमान्य तिलक गार्डन का इनॉग्रेशन करा था और लोकमान्य तिलक का स्टैच्यू आज भी लगा हुआ है। आप देख सकते हो दोस्तों, एक आदर्श शासक थे सरदार साहब, एक आदर्श विष्टिकार भी थे। हमने तो केवल यहां हमारे विधायक जी ने कहा कि 562 रियासत हमने सरदार साहब ने एक करी, उसमें 2 एग्जाम्पल हम जानते हैं। एक एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जूनागढ़ के नवाब में आरजी हुकूमत को भेज के जूनागढ़ को अखंड भारत में शामिल करा और हैदराबाद के निजाम को सीधी कार्यवाही एक्शन करके पुलिस एक्शन से दोस्तों सरदार साहब ने भारत में शामिल करा। लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन सरदार साहब एक कैसा विष्टिकार था ये हमें दिखाती है दोस्तों। मैं उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। गुजरात में पाकिस्तान की बॉर्डर से छटा हुआ राधनपुर आज तहसील है। इस जमाने में राधनपुर 112 गांव का एक नवाबी राज्य हुआ करता था। ये नवाबी राज्य जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, नवाब का शासन था, नवाब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने की बातचीत चालू करी और उस वक्त एक राधनपुर के दीवान एक सज्जन वणिक हुआ करते थे। दीवान साहब को लगा कि एक 8-10 दिन में राधनपुर का विलीनीकरण पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। नवाब उससे बातचीत कर रहा है और उन्होंने एक तार लिखा सरदार साहब को दिल्ली। जब ये तार सरदार साहब को दिल्ली मिला तो सरदार साहब गंभीरता को समझ गए और वहां से प्लेन लेके अहमदाबाद आए और अहमदाबाद से हेलीकॉप्टर लेके नवाब को संदेश दिया, सरदार साहब आ रहे हैं। नवाब सरदार साहब को स्वागत करने के लिए हेलीपैड गए। सरदार साहब राधनपुर पहुंचते हैं और राधनपुर के नवाब के महल में जाके 2-2.5 घंटे उसके साथ विष्टि करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और डिस्कशन के बाद सरदार साहब नवाब के महल से निकल के हेलीपैड जाने के लिए निकलते हैं। सरदार साहब अपने जीवन में बहुत कम बोलते थे, कई बार विनोद करते थे, कई बार इशारा में समझाने की बात करते थे,
सरदार साहब को विदा करने के लिए उसका सारा मंत्रिमंडल था। मंत्रिमंडल के मुखिया के रूप में दीवान साहब भी साथ में चल रहे थे। और जब सरदार साहब हेलीकॉप्टर में बैठ रहे थे, एक पैर हेलीकॉप्टर में था, एक पैर उसके सीढ़ी पर था और सभी का अभिवादन सरदार साहब झेल रहे थे। सरदार साहब की नजर राधनपुर के दीवान के पर गई तो दीवान का चेहरा उतरा हुआ था। दीवान के चेहरे पे डर था कि सरदार साहब तो चले जाएंगे, कल नवाब तपास करेंगे संदेश सरदार साहब को दिया किसने। और जब नवाब को पता चलेगा कि दीवान ने संदेश दिया है तो दीवान को तो सूली पर चढ़ना तय था और इसलिए उसका चेहरा चिंतित था। लेकिन ये चिंतित चेहरे को सरदार साहब ने पढ़ लिया। तुरंत ही एक स्टेप नीचे लेके सरदार साहब नीचे उतरे और उंगली से दीवान को इशारा करा। दीवान साहब सरदार साहब के पर दो पैर आगे बढ़ाए। उसकी नजर सरदार साहब पर थी और नवाब पर थी। उन्होंने और नजदीक आने का इशारा करा। जब वो नजदीक आए तो सरदार साहब ने उसके शोल्डर पर, खभे पर हाथ रखते हुए कहा, दीवान साहब चिंता मत करो। अपने जेब से एक लिफाफा निकाला और कहा, दीवान साहब राधनपुर का विलीनीकरण भारत के साथ हो चुका है, आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। एक अच्छे विष्टकार भी थे, अच्छे परिवार को संभालने वाले भी थे। दोस्तों, सरदार साहब तो अपनी दिखती प्रैक्टिस कर रहे थे और गोधरा की कोर्ट में उसका जजवा चलता था। सरदार साहब जब कोर्ट में खड़े रहते थे तो जज चिंतित हो जाते थे। ऐसी उसकी प्रैक्टिस चल रही थी। सरदार साहब ने सोचा कि चलो मैं बैरिस्टर होके आऊं, और बैरिस्टर जाने के लिए उन्होंने पासपोर्ट निकालने की कार्यवाही करी। ये जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तो था नहीं। उन्होंने अर्जी करी होगी, एप्लीकेशन दी होगी, तो एक कागज में दस्तावेज के रूप में वर्तमान समय में है, ऐसा जमाने में पासपोर्ट भी नहीं हुआ करता था। एक कागज पे उसको अमेरिका जाने का, इंग्लैंड जाने की परमिशन मिली बैरिस्टर बनने के लिए। लेकिन एक कागज तार के द्वारा उसके घर पहुंचा, और घर पहुंचा तो विठल भाई के हाथ में कागज आया। विठल भाई सरदार साहब के बड़ा भाई हुआ करते थे। कैसा समर्पण था। उसके जीवन से हमें क्या सीखना है, उसके जीवन से हमें क्या संदेश लेना है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि हमारे सार्वजनिक जीवन में सरदार साहब के जीवन कवन से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। उसके जीवन कवन से हमारे देश की न्यू जनरेशन बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। देखो, उसका परिवार के प्रति कर्तव्य निष्ठा। विठल भाई ने कहा कि उसमें VZ पटेल लिखा हुआ है, तो वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल और विठल भाई जवेर भाई पटेल, ये जमाने में कोई क्लेरिफिकेशन था नहीं, तो VZ पटेल लिखा था। वल्लभ भाई भी, विठल भाई भी पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि भाई वल्लभ, मैं बैरिस्टर बनने के लिए जा सकता हूं। तो सरदार साहब ने बड़े खुश होकर कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपका अधिकार है मुझे कहने के लिए। मैं आप बैरिस्टर होने के बाद वापस आएंगे, तब मैं बैरिस्टर बनने के लिए जाऊंगा। तब तक मैं सारा घर भी संभालूंगा, दोनों परिवार भी संभालूंगा, और बड़े भाई के रूप में आप बैरिस्टर बन के आओ। दोस्तों, ये समर्पण हमें सीखने जैसा है। उसकी बेटी मणिबेन, देखो मणिबेन, उसके परिवार में सरदार साहब की पत्नी का निधन की कमियां नहीं खलने दी, और उसके बेटी के रूप में सरदार साहब के जीवन के लिए हमेशा समर्पित रही। मणिबेन ने उसका सारा कारोबार संभाला।
मणिबेन ने सरदार साहब को हर संभव परछाया के तौर पे उसके साथ खड़ी रही, उसका हिसाब किताब रखती रही, उसकी दिनचर्या को मैनेज करती रही, उसके पीए के रूप में सहयोग भी करती रही, सरदार साहब के लिए सूद भी काटती रही और सरदार साहब को कोई दिक्कत ना रहे ऐसी चिंता करती रही। एक बार सरदार साहब के घर पे एक बड़ा लीडर आया और सरदार साहब का जब्बा उसके ऊपर सिलाई करी थी, रफ करी गई थी। तो कई लोगों ने कहा, इस सज्जन ने कहा कि सरदार साहब, मणिबेन को टकोर करा कि सरदार साहब ने ये फटा हुआ कपड़ा फिर से क्यों पहना। तब सरदार साहब ने कहा था, कपड़ा फटा हो सकता है, सिलाई करी हो सकती है। मैं देश का सबसे बड़ा, जो आज मोदी जी कहते हैं ना, मैं देश के सबसे बड़ा सेवक हूं। सेवा हमारी साधना है। इस साधना के आगे कपड़ा रब से पहना हुआ है, कैसे बनाया गया है वो मायना नहीं रखता है। मेरी बेटी मणिबेन ने जो मैंने संस्कार दिया है, इस संस्कार मणिबेन को सिखाता है, कपड़ा साफ सुथरा अवश्य होना चाहिए, सिलाई करी हुई हो, रब से टूटा हुआ कपड़ा ठीक करा हुआ हो, ऐसा कपड़ा पहनाने में मेरी बेटी को कभी नानप महसूस नहीं होती है। दोस्तों, सरदार साहब की सादगी, सरदार साहब का परिवार भाव, सरदार साहब एक अच्छा सच्चा सत्याग्रही और सरदार साहब एक अच्छे अनुशासक भी थे। सरदार साहब अपने जीवन में हर संभव अनुशासन का पालन करते थे। जब सरदार साहब जेल में बंद थे तो जेल कंकड़ वाले, रेत वाले खाना आ जाए तो हमें स्वाद का त्याग करना होगा। हमें पानी में पहले हमको मिला हुआ खुराक, फूड पानी में उगाल देना है ताकि कंकड़ नीचे बैठ जाए। हमें हमारा जीवन को बचाना है ताकि हम मातृभूमि को आजाद करने के फूड पानी में उगाल देना है ताकि कंकड़ नीचे बैठ जाए। हमें हमारा जीवन को बचाना है ताकि हम मातृभूमि को आजाद करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, अपना कर्तव्य का निर्वहन कर सके। दोस्तों, ये सरदार थे जिन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया, परिवार को संभाला, अनुशासित होके कर्तव्य करते रहे। दोस्तों, जब देश आजाद हो गया और 562 रियासत एक करने की नौबत आई, उसके पहले हमारे देश में इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात आई। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात आई, प्रधानमंत्री कौन हो? उस जमाने में बलूचिस्तान से म्यांमार तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान था, पाकिस्तान भारत का भाग था। इतना बड़ा भारत, 17 प्रोविंस थे, 70 राज्य थे, 17 प्रोविंस और प्रांत। उस वक्त प्रोविंस गवर्नमेंट बनी हुई थी। 17 प्रोविंस गवर्नमेंट को, प्रोविंस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को उस वक्त बुलाया गया और 17 प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? बड़े बड़े लीडर बैठे थे, महात्मा गांधी भी बैठे थे,
सामने प्रोविंस के सभी चीफ मिनिस्टर बैठे थे, सरदार साहब बैठे थे, नेहरू जी बैठे थे। और दोस्तों, उस वक्त एक आज्ञांकित कार्यकर्ता कैसे हो सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल सरदार साहब है। समर्पण मीन्स समर्पण। गांधी के रास्ते पे चल पड़े थे। गांधी उसके लिए प्रेरणा का स्रोत था। और इसलिए जब तय करने की बारी आई, कौन देश के प्रधानमंत्री बने, सब चाहते थे कि सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री बने। 17 में से 15 प्रोविंस चाहते थे सरदार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उस वक्त वोटिंग आने देने की बारी नहीं आने दी। केवल महात्मा गांधी के सामने देखा ना, उसकी आंख को सरदार साहब समझ गए कि गांधी जी चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हो। सामने से सरदार साहब ने कहा कि महात्मा जी, मेरा प्रस्ताव है कि नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। दोस्तों, ये समर्पण भाव इस सरदार वल्लभ भाई पटेल में था। और इसलिए ये राष्ट्रीय एकता यात्रा, सरदार साहब का जीवन कवन से प्रेरणा लेके मेरे देश के युवा इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। 150 पदयात्री मेरे सामने बैठे हुए हैं। 7 दिन तक, 10 दिन तक इस पदयात्रा के लिए चलने के लिए आए हैं। वो वैसे नहीं आए हैं। माय भारत युवाओं के लिए बना हुआ प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म बनाया है। मेरा मंत्रालय प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करता है। देश में कहा गया कि हम करमसद से एकता नगर तक की पदयात्रा कर रहे हैं। इस पदयात्रा में जो 10 दिन चलने के लिए तैयार है, ऐसे युवा इस प्लेटफॉर्म पर एक क्विज कंपटीशन का आयोजन करा है। इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करिए। मुझे बताते हुए खुशी है, 5 लाख से अधिक युवाओं ने एक क्विज कंपटीशन में इस पदयात्रा में चलने के लिए पार्टिसिपेशन करा। उसमें से 150 पदयात्री जो मेरिट में आए, सरदार पटेल के जीवन कवन पर जो क्विज का आयोजन हुआ, उसमें जो मेरिट में आए, ऐसे 150 पदयात्री मेरे सामने बैठे हैं। जरा अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए। ये सब पदयात्री के लिए हम सब लोग तालियों से अभिवादन करिए। दोस्तों, ये मेरिट में सरदार साहब के जीवन कवन के लिए आयोजित पदयात्रा में मेरिट पर आए हुए, सारे देश से आए हुए मेरे पदयात्री है। दोस्तों, उसके अलावा कई युवा पदयात्री जो अपने राज्य की पदयात्रा में, जिला की पदयात्रा में भाग लेके 2 दिन के लिए उत्तर भारत के युवाओं पदयात्रा के लिए में जुड़े थे। आज 2 दिन के लिए पूर्व भारत के, यानी के नॉर्थ ईस्ट हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, ये सब राज्य से युवा पदयात्री इस पदयात्रा पे जुड़ने के लिए आए हैं। ये सब पदयात्री को भी यहां हो तो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। ये सब पदयात्री को भी हम तालियां बजा के अभिनंदन करें। दोस्तों, ये भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 2-2 दिन की पदयात्रा करके आए हैं। दोस्तों, हम देश को इस पदयात्रा के द्वारा संदेश देना चाहते हैं। सरदार साहब ने ये देश को एक बनाया था। मोदी साहब का संकल्प है देश को श्रेष्ठ बनाना है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ये देश को विकसित भारत बनाना है। ये विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सरदार साहब के जीवन से प्रेरणा लेके हमें जनता को संदेश देना है। और मैंने 2 दिन का अनुभव देखा। सारे देश में, सभी मीडिया में आज एकता यात्रा की चर्चा है। सारे देश में इस यात्रा से एकता का संदेश निकल रहा है।
इस यात्रा से आत्मनिर्भर भारत का संदेश निकल रहा है। इस यात्रा से विकसित भारत का संदेश निकल रहा है। इस यात्रा देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरित कर रही है देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए। दोस्तों, चलो हम सब लोग इस यात्रा में जुड़े। और अंत में मैं बड़ौदा के सभी पॉलिटिकल लीडर, जन प्रतिनिधि और विशेष करके पादरा के विधायक और यहां की जनता का अभिनंदन करूंगा। आप सब लोगों ने हमारा गौरवपूर्ण स्वागत करा। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रह के विविध वेशभूषा के साथ सरदार साहब के जीवन कवन से युवाओं ने बनाया गया चित्रों के साथ मैंने ब्रिज पर जब हम पास हो रहे थे ट्राई कलर के साथ लगभग 200 से अधिक सरदार साहब का पेंटिंग यहां के युवाओं ने बनाया है। मैं उसको भी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों ने इस यात्रा में शामिल होके यात्रा का उत्साहवर्धन करने के लिए और इस यात्रा में जुड़ के आप लोगों ने भी राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य का निर्वहन करा है। आप सब भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। सभी लीडर जो मंच पर विराजमान है सबको मैं अभिनंदन करता हूं। सभी युवाओं को अभिनंदन करता हूं। आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद।